प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा आज जिन लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं व्हाट्सएप द्वारा, उनके विषय में कुछ दो चार बातें जिक्र करूँगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि विवाह से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं कि जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने अनुमान पूछा है कि हम किस तरफ प्रयास करें। इस विषय में मेरा लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें मैंने ये स्पष्ट किया है कि विवाह किधर से होगा, किस दिशा से होगा, घर से लगभग कितनी दूरी से होगा। यदि उसी दिशा में प्रयास किया जाए तो कार्य जल्दी बनेगा। उसके लिए मात्र थोड़ा सा परिश्रम करना है। कंप्यूटर द्वारा बनी गई कुंडली का सहारा लेंगे। उक्त कुंडली में लग्न में जो भी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी, सप्तम भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का स्वामी, उन दोनों की स्पष्टता, अर्थात कुंडली में जब हम कंप्यूटर से निकालेंगे तो ये बातें स्पष्ट होकर के निकलती हैं कि सूर्य किस राशि में है, कितने अंश पर है। वहाँ से उन दोनों बातों को उठाना है, जोड़ देना है। सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह है तो उसके अंशमान को भी जोड़ देना है। तदुपरांत आगे मैंने जो प्रक्रिया लिखी है उसे करना है। मात्र 5 मिनट में ये अंदाज़ा निकल के चला आएगा कि विवाह किस दिशा से, अनुमानित कितनी दूरी से होगा। फिर थोड़ा सारा नवमांश का लेना पड़ेगा। कुंडली में ये नवमांश भी बना होता है। जब भी कंप्यूटर की कुंडली निकालेंगे उसमें नवमांश भी बना होगा। नवमांश में जहाँ चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, उस राशि के विषय में मैंने उक्त लेक्चर 42 में स्पष्ट किया है कि किस दिशा से होगा। तो जिन्होंने प्रश्न किए थे वो इन लेक्चर्स का सहारा लेकर के समस्या को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर कुछ ने पूछा है कि मंगली के विषय में कुछ बातें बताइए। तो इस विषय में मैंने 4 लेक्चर दिए हैं। लेक्चर 67, 68, 69 और 60, शायद 64 है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि अनुमान ही है, लेक्चर पीछे जा चुके हैं। उनमें मैंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार के मंगली से विवाह करना चाहिए तो ही चलेगा, अन्यथा मंगली का विवाह आंख बीच के किसी अन्य मंगली से कर दिया जाए और वो चल जाए, संभावना कम बनती है। एक मंगली ऐसा भी होता है जिसका केवल नॉन मांगलिक से ही विवाह चलता है। अगर मंगली से कर दिया जाए विवाह टूट जाता है। इस विषय में मैंने लेक्चर 69 दिया है। आप वहाँ से कुछ सहारा ले सकते हैं, आपकी समस्या हल हो जाएगी। बस अब आते हैं आज के पाठ पर। पिछले पाठ से आगे चलते हैं। पिछले पाठ में हमने 5 ग्रहों का सप्तम भाव तक फल आकलित किया था। आज हम अष्टम भाव में उन्हीं 5 ग्रहों का फल आकलित करेंगे। उन 5 ग्रहों में सूर्य, बृहस्पति, केतु, शनि और चंद्र हैं। थोड़ा कंजस्टेड लिखे गए हैं क्योंकि भाव का आकार थोड़ा छोटा है। इन्हीं के सम्मुख द्वितीय भाव में फिर राहु स्थित हो जाएगा, जो कि मिथुन राशि में है। अब अनुमान से हम इन सभी के अंश लिख लेंगे।
उन्हीं तीनों श्रेणियों के अधीन। 0 से 10 में हम सूर्य लिख लेंगे 9 अंश, बृहस्पति को लिख लेंगे हम 10 से 20 अंश में 18 अंश, केतु 20 से 30 अंश में 27 अंश, शनि 0 से 10 अंश में 2 अंश, चंद्रमा 20 से 30 अंश के अधीन 26 अंश। ये मात्र हमने अनुमान से लिखे हैं। क्योंकि इन्हीं 3 श्रेणियों के अधीन हमने अध्ययन करना है। और सभी ग्रह वैसे तो जब वो कुंडली के अधीन लिखे होते हैं वहाँ उनके भिन्न भिन्न अंश लिखे होते हैं और उसके अनुसार ही हम फल आकलित करते हैं। परंतु यहाँ हमने सामान्य अध्ययन करना है तो किसी भी श्रेणी के अंदर हम इन अंशों को ले सकते हैं। बहुत से लोगों की कुंडलियों में इन अंशों में ग्रह मिलेंगे। अब इसके सम्मुख बैठा हुआ राहु भी 27 अंश में ही होगा। अब हम देखेंगे कि ये ग्रह इन अंशों में होते हुए किस नक्षत्र में है। सूर्य धनु राशि में 9 अंशों में, देखिए धनु राशि में 9 अंशों में सूर्य मूला नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 13 अंश 20 कला तक मूला नक्षत्र है, इसलिए ये मूला नक्षत्र में होगा। तदुपरांत बृहस्पति धनु राशि में 18 अंशों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 13 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तदुपरांत केतु 27 अंशों में धनु राशि में, ये उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। क्योंकि 26 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। फिर शनि 2 अंश में धनु राशि में मूला नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा धनु राशि में 26 अंशों में पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। थोड़ा कंजेस्टेड है, कंसीडर कर लें, स्पेस कम है। इसके सम्मुख मिथुन राशि में राहु बैठा है। राहु मिथुन राशि में 27 अंशों में देखते हैं किस नक्षत्र में पड़ेगा। मिथुन राशि में 27 अंश में पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र है, तदुपरांत 30 अंश तक पुनर्वसु नक्षत्र है, तो ये पुनर्वसु में पड़ेगा। सूर्य मूला नक्षत्र में, मूला नक्षत्र का स्वामी केतु, केतु के नक्षत्र में होकर के पीड़ित हो जाता है। इस पर काली खा जाती है। पीड़ा सम्मुख बैठे राहु की सप्तम दृष्टि है, इसलिए ये पीड़ित भी हो जाता है, उत्तम फलकारी नहीं रहता। वैसे भी चतुर्थेश होकर के वहाँ बैठा है, सुखों को नष्ट करने के लिए अष्टम भाव में बैठा है, पीड़ित होकर के। यदि ये पीड़ित ना हो, सुखों का स्वामी होकर के अष्टम में बैठे तो भी उत्तम फलकारी नहीं रहता। क्योंकि ज्योतिष में ऐसा माना गया है, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह उत्तम फल नहीं देता। मेरे मतानुसार ऐसा नहीं है। ग्रह का बल, ग्रहों पर उत्तम ग्रहों की दृष्टि, युति, इन सब का मेल देखना होता है कि कैसे ग्रह से प्रभावित है, युति कैसे की है और दृष्टि कैसे की है। यहाँ सूर्य पर केतु का प्रभाव है, केतु के नक्षत्र में राहु की सप्तम दृष्टि में पीड़ित हो गया, उत्तम फलकारी नहीं रहा। अतः चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है, सुखों को नष्ट करेगा।
इस भाव से माता को हम पढ़ते हैं। माता यहाँ से मूला नक्षत्र में होकर के सूर्य है, राहु से पीड़ित है, निरंतर बीमार रहे, भिन्न भिन्न रोग हों, सिर के रोग हों, मन के रोग हों, मस्तिष्क के रोग हों, ज्ञान ध्यान के रोग हों, चिंतन करे तो उसमें उचित चिंतन ना हो, व्यवधान हो, पूजा करे तो उसमें ध्यान ना लगे। फिर सूर्य पिता का कारक भी होता है। पिता नवम भाव पिता का है, इसलिए सूर्य को ये कहा गया है कि सूर्य नवम भाव से पिता को भी इंडिकेट करता है। चंद्रमा माता का कारक, सूर्य पिता का कारक। जब पिता का कारक, पिता को दर्शाने वाला ग्रह यहाँ पीड़ित हो गया, राहु की दृष्टि में आ गया, पिता विमुख हो जाएं, बीमार हो जाएं, समय से पूर्व ही किसी ऐसी घटना दुर्घटना को प्राप्त हो जाए जो सुख को छीन कर ले जाए, पिता के धन को छीन करके ले जाए। फिर बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा में है। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में है। बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है और बृहस्पति की शुक्र से कोई शत्रुता भी नहीं है, इसलिए बृहस्पति इस ग्रह में होता हुआ शुभ फलकारी हो जाता है। और साथ में वह अपनी राशि में भी है, अष्टम भाव में अष्टमेश बैठा हुआ है, पीड़ित के नक्षत्र में नहीं है, आयु की रक्षा करेगा, रोगों से बचाने का प्रयास करेगा, अष्टम भाव से प्राप्त होने वाले लाभों को बढ़ाएगा। वो लाभ कौन से हो सकते हैं? जैसे ऐसा व्यक्ति जब बलि बृहस्पति यहाँ बैठ जाता है, खोजी वैज्ञानिक खुफिया अधिकारी भी बन जाया करता है, परंतु कितना योग्य बने वो बात निर्भर करती है। यहाँ से राहु देख रहा है, बहुत उत्तम स्तर का नहीं होगा यदि कोई खुफिया अधिकारी या वैज्ञानिक बन जाए या जलीय मार्ग से कुछ कर्म करने का अधिकारी कर्मचारी बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा, क्योंकि यही बृहस्पति राहु से पीड़ित होकर के चांडाल योग में परिवर्तित हो जाता है। केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य, स्वयं सूर्य केतु के साथ है, केतु के यहाँ केतु के नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य है और सूर्य केतु के नक्षत्र में और केतु सूर्य के नक्षत्र में, नक्षत्र परिवर्तन है। यहाँ केतु सूर्य के प्रभाव में है। केतु स्वयं तो सूर्य के प्रभाव में होकर के ज़्यादा हानिकारक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सौम्य ग्रह है और सुख का स्वामी है। सुख के स्वामी के साथ केतु बैठ करके अपनी क्षति को कम करता है। यहाँ प्राय केतु सर्जरी कारक है, मंगल से मेल खाता है, परंतु बृहस्पति के साथ है, इसलिए बृहस्पति के गुणों में वृद्धि करेगा, ज़्यादा क्षतिकारक नहीं रहेगा। केतु से प्राप्त होने वाले सुख वृद्धि पाएंगे बृहस्पति के साथ। शनि मूला नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, केतु के साथ है, राहु की सप्तम दृष्टि में है। शनि यहाँ पूरी तरह पीड़ित है, रोग देगा, ऐसे जटिल रोग देगा जिनका निदान ना हो। अष्टम भाव में बैठा हुआ पापी ग्रह, पापी के नक्षत्र में, पापी की दृष्टि में, शत्रु से पीड़ित है, जटिल रोग देगा, हानिकारक है। साथ में यहाँ से अपनी दशम दृष्टि से
पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव कंपटीशन का, उच्च शिक्षा का, पेट का, मस्तिष्क का, कैलकुलेशंस का, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, साइंस आदि की एजुकेशन का, चिकित्सा की एजुकेशन का, रिसर्च का, इन सब भाव का भाव है। इन सब में यहाँ पापी प्रभाव लेकर के शनि अपनी दशम दृष्टि से देखता है, इन सभी इकाइयों में क्षति करेगा। पेट में रोग देगा, इस प्रकार के रोग देगा जो सर्जरी से भी ठीक ना हो और औषधि से भी आसानी से ठीक ना हो, पीड़ा सहनी पड़े। फिर भी क्योंकि ये भाग्येश है, कर्मेश है, कर्म तो कराएगा। ध्यान रहे, जब भी कर्मेश दशम का स्वामी अष्टम में चला जाता है और पीड़ित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जेल का मुंह देखाया करता है। जब भी कर्मेश अष्टम में चला जाए, यहाँ भाग्येश होकर के भी अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में ये योग हो, उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने कर्म को ध्यान से करना चाहिए। अन्यथा ऐसे स्थितियां देखेगा कि वो व्यक्ति कभी ना कभी बिना कारण के, जो उससे हुआ ही ना हो कर्म, ऐसे कर्म के अधीन भी जेल दे खाया करता है। चंद्रमा, चंद्रमा अपने शत्रु शनि के साथ है, राहु की सप्तम दृष्टि में है, पीड़ित है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, जो कि चंद्रमा का दुश्मन है, इसलिए यहाँ चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित है। फिर मारक भाव का स्वामी होकर के मारक भाव में बैठा हुआ है। कारण, अष्टम भाव को तो मारक कहा गया क्योंकि आयु का भाव है, आयु का भाव यहाँ पूरी तरह पीड़ित हो गया है। और अष्टम से अष्टम, यहाँ सामने 7 फिर 8, अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी स्वम अष्टम में आकर के बैठ गया और अपने से 1 2 3 4 5 6 और अपने से षष्टम बैठ गया है। जो ग्रह अपने से षष्टम होता है वो उक्त भाव के लिए रोगी हो जाता है, जिस भाव का स्वामी हो। अतः यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव के लाभों का मारक हो जाएगा। अपने से अष्टम है, तृतीय भाव से जो इकाइयां डील होती हैं उन सबको रोक देगा, भाई को बीमार करेगा, भाई कष्ट पाएगा, छोटा भाई बहन कष्ट पाएगा, उनकी ग्रोथ विकास में हानि होगी, उनकी एजुकेशन में हानि होगी, उनके जीवन में हानि होगी। क्यों? क्योंकि इससे अष्टम है, षष्टम है, इस भाव से षष्टम होने से इस भाव के फलों को रोग में ले गया, पीड़ित किया। चंद्रमा पीड़ित तो मन के रोग दे, सुखों को कम करे। चंद्रमा अपने आप में सुखों का कारक कहा गया है। अब यहाँ बैठा हुआ राहु अपनी पंचम दृष्टि से जब षष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति को चोर और झूठा बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के स्थान पे तेरा फेरी करे, बिना रिश्वत लिए कर्म को आगे ठीक से ना बढ़ाए, कर्म स्थान पे चोरी भी कर ले, धन प्राप्ति के लिए हेरा फेरी भी कर ले, अपने वरिष्ठों को, अपने अधिकारियों को भी झूठ बोले। क्यों? क्योंकि वाणी के स्थान पे और रोग के भाव को देखता है। जब रोग के भाव को देखता है तो व्यक्ति चोरी करना शुरू कर देता है। यही राहु यहाँ बैठकर अपनी नवम दृष्टि से देखिए कहाँ देखता है, 7 8 9 कर्म के भाव को देखता है, कर्म को नष्ट करता है और कर्म में अष्टम भाव में है तो पूर्णतः ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई ध्यान रखें, ऐसी कुंडली जिसकी हो उसने
अपनी नौकरी को, अपने काम को बहुत ध्यान से करना है, अन्यथा घाटा होगा। कानून के शिकंजे में आएंगे, कोर्ट तो देखेंगे अवश्य, जेल भी देख सकते हैं। इस प्रकार से फल बनते हैं इन 5 ग्रहों के यहाँ पर। जितने अधिकतम डिस्क्राइब हो सके मैंने किए। एक पूरा घंटा भी इसके गुणों को डिस्क्राइब करने में कम पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम जितने हो सके। अब हम उपाय देखते हैं। उपाय क्या करें? सर्वप्रथम राहु का उपाय करें। सारे अवगुणों को लेकर के बैठा हुआ है, राहु के दान करें। राहु को शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। लग्न को बलि करें, अर्थात लग्न का नग भी पहन सकते हैं, डायमंड अभिमंत्रित करा करके। फिर सुख का स्वामी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सुखों की कमी कर रहा है, इसलिए सूर्य के जाप करें। सुखों के सूर्य के जाप करने से ये भाव बली होगा, सुख वृद्धि होगी। सूर्य को जल दिया करें, दूध मिलाकर, तिल मिलाकर, तिल डालकर। काली चीज़ों का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि काली चीज़ों का प्रयोग करने से दूसरा भाव की पीड़ितता बढ़ेगी। बृहस्पति का कुछ ना करें, क्योंकि अष्टमेश अपने भाव में बैठा हुआ है, इसके दान कर दिया करें। कर्म का स्वामी होकर के शनि यहाँ बैठा हुआ है, इसके दान करें, इसके जाप ना करें। क्यों? क्योंकि अष्टम का कारक होता है शनि, आयु को क्षत कर देगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर मिलते रहें। प्रणाम।